हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने जो एक नई श्रृंखला शुरू की है, सुपर फास्ट रिवीजन, उसमें आपने कल पहला पार्ट देखा होगा और शाम को आपने उसके क्वेश्चंस किए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा भी आया होगा। तो आज लीजिए, हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। क्या है पाठ? पाठ के बारे में बात करें। देखिए, पहली बात तो हम इसको विश्व के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। अगली बुक में जो होगी भारत में, उसमें भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। बात आती है यहां पर एक तो वितरण की और एक आता है घनत्व। देखिए, वितरण क्या है, थोड़ा दिमाग से आप बिल्कुल सही से समझिए, इसको दिमाग से क्लियर कर लीजिए बिल्कुल क्या है। देखिए, वितरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में वहां की भू आकृति के हिसाब से, भू आकृति मतलब जैसे वहां पर पर्वत है या फिर पठार है या फिर मैदान है, उसके हिसाब से जनसंख्या की जो बसावट होती है, जनसंख्या क्या होती है, बसावट होती है, उसे ही वितरण कहते हैं। क्या परिभाषा बनी कि किसी भी क्षेत्र में वहां की भू आकृति के हिसाब से, यानी पर्वत पठार मैदान के हिसाब से जनसंख्या की बसावट जनसंख्या वितरण कहलाती है। एक और इसको भी कह सकते हैं कि जनसंख्या का धरातल पर फैलाव, धरातल पर फैलाव क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। फैलाव यानी मान लीजिए कि जनसंख्या किस तरीके से बिखरी हुई है, वो जनसंख्या वितरण कहलाएगी। जबकि जनसंख्या घनत्व में क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बटे वहां के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये अनुपात, यानी ये अनुपात के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जबकि ये स्थानिक प्रतिरूप के रूप में प्रदर्शित की जाती है। आगे देखते हैं। आगे एक विद्वान आते हैं, रॉल्फे वॉल्डे इमर्सन। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कोई भी देश वहां की स्वर्ण से मजबूत नहीं बनता, यानी सोने से, स्वर्ण सोने से, सोना यानी स्लीपिंग नहीं, स्वर्ण सोने गोल्ड से मजबूत नहीं बनता, जबकि वहां की मजबूत बनता है स्त्री और पुरुषों की संख्या से मजबूत बनता है। क्लियर है? बिल्कुल समझ रहे हैं आप। अगले विद्वान आते हैं जॉर्ज बी क्रेसी। इनका नाम सुनते ही आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका संबंध कहां से, एशिया से है। और वो ये कहते हैं कि विश्व में, यहां पर सॉरी एशिया के अंदर बहुत कम स्थान पर बहुत अधिक जनसंख्या तथा बहुत अधिक स्थान पर बहुत कम जनसंख्या रहती है। तो ये परिभाषा आती है जॉर्ज बी क्रेसी की, एशिया में बहुत कम स्थान पर बहुत अधिक लोग और बहुत अधिक स्थान पर बहुत कम लोग रहते हैं। अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो सीधा एग्जाम में आते हैं। क्या आते हैं कि विश्व की जनसंख्या का 85% भाग उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या का 85% है। जबकि बच गया कितना? 100 में से 85 घटा दीजिए, 15% भाग कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में। बिल्कुल सिंपल, ये क्वेश्चन बनता है, आया हुआ है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा कि विश्व की फिल इन द ब्लैंक्स 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है, और कभी और आ जाएगा कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने भूभाग पर निवास करती है। यहां भी क्वेश्चन बनता है। विश्व की 60% जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। कहां पर है? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण का अर्थ है, बता दिया था मैंने आपको। जनसंख्या का मतलब, जनसंख्या वितरण का मतलब जनसंख्या का धरातल पर फैलाव, यानी स्थानिक प्रतिरूप। इसको एक शब्द और कह सकते हैं कि जनसंख्या का स्थानिक प्रतिरूप बताएं। स्थानिक प्रतिरूप यानी किसी स्थान विशेष के हिसाब से वहां पर जनसंख्या कैसी है। हम राजस्थान की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या वितरण कम है, जबकि पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है। क्यों? वहां की बसावट के आधार पर, वहां पानी की उपलब्धता है। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। देखिए, पहले पे चीन है जो एशिया का है, दूसरे पे भारत है जो भी एशिया का है, फिर यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो उत्तरी अमेरिका का है, इंडोनेशिया पुनः एशिया, ब्राजील दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान एशिया, नाइजीरिया अफ्रीका, बांग्लादेश एशिया, रूस यूरेशिया और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका। अब देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहली बात तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। दूसरा, भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अच्छा, फिर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो उत्तर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राजील। फिर आपके पास में आ जाएगी अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, क्लियर है? आपके पास में कभी कभार नीचे के 4 ऑप्शन भी दे देता है, तो ध्यान रखना कि मैक्सिको की जनसंख्या कम है। 10 पूरे 10 आपको याद रहने चाहिए। थोड़ा सा जल्दी करेंगे जिससे कि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बने, आराम से हम थोड़ा संक्षेप में इसको देख सकें।
आगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए जनसंख्या घनत्व को आप समझिए। जनसंख्या घनत्व को मैं बेसिक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व क्यों निकालते हैं? क्योंकि हर क्षेत्र की एक पोषण क्षमता होती है। क्या होती है? पोषण क्षमता होती है। जनसंख्या को पालने की क्षमता होती है। वहां के संसाधन एक निश्चित जनसंख्या का पालन पोषण कर सकते हैं। उसको मालूम करने के लिए वहां के क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या व धरातल का अनुपात निकालते हैं। धरातल का क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं। तो क्या परिभाषा बनी? मैं बोल रहा हूं, सुनिए कि किसी भी क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित होती है, अतः वहां की क्षेत्र की जनसंख्या व धरातल का अनुपात जो होता है उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और क्यों निकालते हैं? जिससे वहां की योजनाएं तैयार हो। तो पहला तो हो गया आपके पास में क्षेत्र की जनसंख्या धरातल। दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या जो होती है, करने वाली जो जनसंख्या होती है उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्यों? क्योंकि इसकी इकाई प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। हम ये नहीं कहेंगे किसी क्षेत्र का जनसंख्या 200 है, हमको बोलना पड़ेगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए हम इसके अंदर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। देखिए एक बात और देखिए, जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार का होता है जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये होता है पोषण घनत्व, कायिक घनत्व, कृषक घनत्व, है ना, ये हम उसमें देख लेंगे। अभी हम देखते हैं यहां पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक, अब जनसंख्या वितरण आ जाए या घनत्व आ जाए, आपको नहीं घबराना है, एक ही उत्तर रहेगा। पहला, आप खुद सोचिए कि मैं कहां रहना पसंद करूंगा। आप कहां रहना पसंद करेंगे? मुझे तो भैया जहां पानी मिल जाएगा वहां, तो जल की उपलब्धता। और आपको पता है कि हमारे यहां पर विश्व में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, सिंधु घाटी के पास में हुआ है, मिस्र की सभ्यता के पास में हुआ है, नील नदी के किनारे, तो नदियों के किनारे हुआ है, तो जल उपलब्ध होगा, वहां रहेंगे। जलवायु अनुकूल होगी, वहां रहेंगे। मृदा उपजाऊ रहेगी, वहां रहेंगे। भू आकृति समतल होगी, वहां पर रहेंगे। यानी गंगा के मैदान में समतल धरातल है, मिट्टी मृदा कैसी है? उपजाऊ है, तो वहां रहने पसंद करेंगे। तो ये सब क्या हो गए? भौगोलिक कारक हो गए। ठीक है। अगर ये बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए तो पहले आपको चार्ट बनाना है, समझ रहे हैं आप? चार्ट बनाना है। दूसरा क्या है? आर्थिक कारक। खनिज, छोटा नागपुर पठार को देख लीजिए, हमारे भारत का खनिज का अजायब घर है, जहां पहले लोग रहते नहीं थे, लेकिन जब वहां पर पंचवर्षीय योजना हुई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई और वहां उद्योग लगे, तो जनसंख्या का एकदम से क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। तो खनिज के कारण नगरीकरण जहां होगा, आपके पास में कोई भी नगर होगा जहां आप रहते हैं, वहां पर लोग आकर्षित हो जाते हैं। नगर का एक अलग ही आकर्षण होता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वहां का एक अलग आकर्षण होता है। और औद्योगिकरण, ये तीनों किसके हैं? आर्थिक कारक है। क्वेश्चन कभी बार आ जाता है कि निम्न में से आर्थिक कारक कौन सा नहीं है? तीन ऑप्शन दे दिए और एक ये डाल दिया जल की उपलब्धता, तो आपको देखना है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये मतलब कि लोग, यानी आप रहना कहां पसंद करेंगे? जहां पर आपको अपनी भाषा के लोग मिलेंगे, अपने धर्म के लोग मिलेंगे, अपने समान रीति रिवाज के लोग मिलेंगे, वहां एक आकर्षण हो जाता है। जहां पर सामाजिक, जहां पर राजनीतिक क्या होगी? शांति होगी, वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे। ये आप देखिएगा। अब देखो आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि। क्या होती है जनसंख्या वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि? इसको समझिए। मैंने यहां पर दिया कि भारत की जनसंख्या कितनी है, यहां पर है 2011 में 121.02 करोड़ और 2001 में 102.70 करोड़। होती क्या है पहले वो समझिए आप। यूं समझिए कि कोई भी क्षेत्र है, जैसे हमने बात किया भारत है, यहां पर 2001 के अंदर जनसंख्या कितनी है? यहां पर 102.70 करोड़ है, और 2011 में कितनी हो गई? आपके 121.02 करोड़ हो गई। तो किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल कितना है? 10 वर्ष है। देखो उसको आराम से समझ लेना कि किसी भी क्षेत्र में, ये क्षेत्र कौन है? भारत है। निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, जिसे निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। आई रिपीट, कि किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, अब इसका परिवर्तन निकालेंगे तो ये आएगा 18.32 करोड़। तो ये क्या हुआ? हमारी जनसंख्या वृद्धि हो गई, और इसी को हम निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा फिर सर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? 10 की वृद्धि दर क्या होगी? इसका सूत्र क्या होता है कि जो निरपेक्ष वृद्धि आई है, निरपेक्ष वृद्धि जो आपके पास में आई है, उसमें पूर्व की जनसंख्या गुना 100।
ये कैसे निकाले सर? निरपेक्ष वृद्धि कितनी है? 18.32 करोड़। पूर्व की जनसंख्या कितनी है? पूर्व यानी पहले 2001 की 102.70 करोड़, और इसको 100 से मल्टीपल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 17.64। ये आपकी दशकीय वृद्धि दर है। और जो आता भी क्वेश्चन कि भारत की दशकीय वृद्धि दर को हमेशा किस में प्रकट करते हैं अपन? प्रतिशत में प्रकट करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि दर को किस में प्रदर्शित करते हैं? प्रतिशत में, 17.64। और भारत की अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात करें, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है, भारत की वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वह है 1.64%। कितनी? 1.64%। आगे देखिए, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार। तो पहला होता है प्राकृतिक वृद्धि दर। देखो प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब समझिएगा, आपको वो गांव है, उस गांव के अंदर जनसंख्या बढ़ी है, तो प्राकृतिक रूप से क्या होगा? दो ही चीजें होगी, या तो वहां पर जन्म हुआ है या फिर मृत्यु हुआ है। तो जन्म और मृत्यु यानी प्राकृतिक वृद्धि दर निर्भर करती है जन्म और मृत्यु पर। लेकिन क्या यही परिवर्तन होता है क्या? अच्छा, आपसे पूछे प्राकृतिक वृद्धि दर किन घटकों पर निर्भर करती है? जन्म और मृत्यु। लेकिन क्या ऐसा ही होता है? नहीं सर। वास्तविक तक में क्या होता है? वास्तविक तक में होता है कुछ लोग वहां पर आते भी हैं, प्रवास भी करते हैं, कुछ लोग जाते भी हैं। तो यहां पर आएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास जो है कोई आ भी सकता है और कोई जा भी सकता है, तो प्लस माइनस प्रवास। तो कोई आपसे पूछे प्राकृतिक वृद्धि दर कितने घटकों पर निर्भर करती है? 2 पर। वास्तविक वृद्धि दर या अभिप्रेरित वृद्धि दर कितने घटकों पर निर्भर करती है? 3 पे, जन्म, मृत्यु, प्रवास। अभिप्रेरित जो किसी प्रेरणा के साथ गया है। और आपसे कोई पूछे जनसंख्या वृद्धि दर के घटक क्या बताएं, तो भी आप ये 3 ही लिखेंगे, जन्म, मृत्यु, प्रवास। केवल प्राकृतिक वृद्धि दर में आपको जन्म और मृत्यु लिखना है, बाकी वे तीनों आएंगे। आगे देखिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि कब होगी? कोई क्षेत्र में जनसंख्या कब बढ़ेगी? जब जन्म ज्यादा हो, किससे? मृत्यु से, तो बढ़ जाएगी। और जब प्रवास यानी कौन से? अप्रवास। अप्रवास का मतलब किसी क्षेत्र में आना, वो ज्यादा किससे हो? उत्प्रवास, तो भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी। अच्छा, कमी कब होगी? जब मृत्यु ज्यादा हो जाए किसी क्षेत्र में, मृत्यु ज्यादा हो जाए किससे? जन्म से, तो कमी आ जाएगी। या फिर उत्प्रवास ज्यादा हो जाए किससे? अप्रवास से, तो भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं, अपन इसको रिपीट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, अशोधित जन्म दर क्या होती है? ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अशोधित जन्म दर क्या होती है? बिल्कुल आसानी से समझिए। देखो जन्म दर, जन्म किसका होगा? बच्चे का होगा भैया। कोई बड़ा आदमी तो जन्म लेता नहीं है, बच्चा ही होगा। जन्म कौन देगी? स्त्रियां देगी। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मों की संख्या, बच्चों की संख्या। सूत्र बनता है किसी वर्ष विशेष के मध्य जीवित जन्म बटे वर्ष की मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। अच्छा सर, अशोधित मृत्यु दर क्या होगी? अब भाई मरेगा तो कोई भी, बच्चा भी मर सकता है, बड़ा भी मर सकता है। तो यहां पर अब प्रति 1000 जनसंख्या आ गया, यहां पर प्रति 1000 स्त्रियां थी, अब जनसंख्या पे लेंगे पहली बात तो। और लेंगे किसको? मृतकों की संख्या को लेंगे। तो सूत्र क्या बना? किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या, ठीक है, बटे वर्ष के मध्य की जनसंख्या। अच्छा, आप पूछोगे कि सर अगर बच्चा 1 साल से कम में मर जाए तो किस में आएगा? तो बेटा वो इसमें आएगा, शिशु मृत्यु दर में। क्या होगा कि प्रति 1000 जीवित जन्म, किसी मतलब प्रति 1000 अगर 1000 जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, उस पे मृत संख्या, मृत शिशुओं की संख्या होगी, उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, यानी प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं पर मृत शिशुओं की संख्या। अच्छा, मातृ मृत्यु दर भी एक है, इसमें आपके दे रखा है, नाम ही दे रखा है। अगर गर्भ के दौरान यानी बच्चा जन्म होने से पहले या बच्चा जन्म होने के बाद 42 दिन के अंदर, कितने दिन में? 42 दिन में अगर किसी महिला की मृत्यु रहती है तो वो आती है मातृ मृत्यु दर में आती है। किसमें आती है? मातृ मृत्यु दर में आती है। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा आराम से। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है प्रवास। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम अगर मैं मानता हूं कि अगर आप एग्जाम में लिखने के बजाय डायग्राम बनाएं, चार्ट बनाएं, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या है समझिए आप, क्या है डायग्राम? एक क्षेत्र है समझिए ए, जो मूल स्थान है, वहां से लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या भौतिक कारणों के कारण दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, बी, जो गंतव्य स्थान है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी परिभाषा क्या बन रही है कि जब किसी स्थान पर, जब किसी क्षेत्र पर कुछ लोग या समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या भौतिक कारणों के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। और जो ये आदमी जा रहा है, ये आदमी है, ये जा रहा है उधर, तो ये यहां के लिए क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी कहलाएगा, और वहां के लिए क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये मूल स्थान हो गया, गंतव्य स्थान हो गया। अच्छा,
कोई कुछ जा रहे हैं तो कारण तो होगा, तो देखते हैं मूल स्थान पर क्या कारण है। मैं यहां से छोड़ के जा रहा हूं कहीं पर, आप अपने गांव को छोड़ रहे हैं, तो कोई कारण होंगे जो आपको धकेल रहे हैं। तो ये धकेलने वाले कारण क्या होते हैं? प्रतिकर्ष कारक होते हैं। कैसे? प्रतिकूल जलवायु क्या हो सकते हैं आपके पास में? जैसे अपन बात करें, प्रतिकूल जलवायु हो सकती है जी, बेरोजगारी भी आपको उधर जाने को मजबूर करेगी, सामाजिक अशांति होगी तो भी वो मजबूर करेगी, और निम्न शिक्षा व्यवस्था भी मजबूर करेगी। ये सब प्रतिकर्ष कारक है। ये नकारात्मक कारक भी होते हैं। ये क्या होते हैं? नकारात्मक कारक भी होते हैं। और सबसे खास बात, ये मूल स्थान की विशेषता होते हैं। ये मूल स्थान की विशेषता होते हैं। इसमें देखिए आप, यहां पर गंतव्य स्थान से जो लोग यहां पर आ रहे हैं, तो कोई कुछ खींच रहा होगा तो ही तो आ रहे हैं। वो खींचने वाले कारक अपकर्ष कारक है, ये सकारात्मक कारक है। और ये कहां की विशेषता है? गंतव्य स्थान की। कौन कौन से है भैया? अनुकूल जलवायु, बिल्कुल मैं यहां से यहां आ जाऊंगा। रोजगार के अवसर होंगे तो भी मैं इधर आ जाऊंगा। शांति होगी तो भी आ जाऊंगा। राजनीतिक कैसे भी, नगरीकरण और उच्च शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा होगी तो भी मैं आ जाऊंगा। तो ये आपका प्रवास हो गया। इस चार्ट में आप पूरा इसको समझ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है। आगे देखिए आप, जनानकी संक्रमण सिद्धांत। क्या सिद्धांत है जनानकी संक्रमण सिद्धांत? नाम से स्पष्ट है कि समय के साथ में जनसंख्या में क्या संक्रमण हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। तो पहले 1929 में थॉमसन महोदय ने दिया, 1945 में नोटेस्टिन ने इस पर वैज्ञानिक संशोधन किया। इस कारण ही इनको जनसंख्या सिद्धांत का जनक कहते हैं। क्या विशेषता है? ये वर्तमान जनसंख्या की स्थिति बताता है, जन्म दर मृत्यु दर क्या बात है, और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान करता है। कौन? जनानकी संक्रमण सिद्धांत। क्वेश्चन आता है क्या विशेषता है? तो वर्तमान जनसंख्या की स्थिति बताता है और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान करता है। ये नोटेस्टिन ने कहां की जनसंख्या का अध्ययन किया? भाई कहीं ना कहीं अध्ययन तो किया होगा। भारत में किया क्या? नहीं भैया, यूरोप में किया, अमेरिका में किया और ऑस्ट्रेलिया में किया। ठीक है। अच्छा, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में ये बताया कि किसी भी समाज में, ये कोई समाज है, वो समय के साथ में वहां की ग्रामीण जनसंख्या नगरीय हो जाए, अशिक्षित जनसंख्या शिक्षित हो जाए, कृषक जनसंख्या औद्योगिक हो जाए, और जन्म दर उच्च दर मृत्यु दर उच्च से निम्न हो जाए, तो इस प्रकार का परिवर्तन जनानकी संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। जनानकी संक्रमण काल कहलाता है। देखो, आपको रटना नहीं, इसी के साथ पहले चित्र बनाया, फिर लिखे किसी भी समाज में समय के साथ ये परिवर्तन होंगे तो जनानकी संक्रमण कहलाएंगे, जहां पर जीवन प्रत्याशा निम्न से उच्च होती है। नोटेस्टिन महोदय ने 3 बताए हैं ये काल, ब्लैंकर ने 5 बताए, आपकी किताब में 3 है। ये आप देखिए, ये पूरा एक चार्ट है। यहां पर इस समय चल रहा है, ये पूरा आपका मृत्यु दर है। समझने वाली बात समझिए, किताब में मिल जाएगा आपके यहां पर। वैसे आप इसका वीडियो देख सकते हैं, पूरा बिल्कुल आराम समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको समय कम है इसलिए बता देता हूं। यहां पर जन्म दर उच्च चल रही है दोनों, क्योंकि मेरे पास में अभी शिक्षा सुविधा भी नहीं है, मुझे पता नहीं छोटा परिवार क्या होता है। और मृत्यु दर भी क्या चल रही है? यहां पर उच्च चल रही है, क्योंकि मेरे पास में स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। धीरे धीरे मेरे पास पैसा आएगा तो मैं खर्च किस पे करूंगा? जन्म दर तो अभी भी उच्च है, लेकिन मैं पैसा किस पे खर्च करूंगा? भोजन पर, है ना, स्वास्थ्य पर। तो मेरी मृत्यु कम हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है समाज में, तो वहां उस समाज में जन्म मृत्यु दर कम होती जा रही है, और धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है, और बाद में आकर ये दोनों मिल रही है। बाद में जन्म दर भी निम्न क्यों हो रही है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था होने के कारण वो छोटे परिवार का महत्व आया। 3 खंड है, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। पहले खंड में 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश आते थे। क्या है? जन्म दर मृत्यु दर उच्च है। यहां पर जन्म दर तो उच्च है, लेकिन गिरावट है, मृत्यु दर कम है, जबकि यहां पर जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही निम्न है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है? निम्न है। और बेसिक बात समझेंगे, यहां पर ग्रामीण जनसंख्या है या नगरीय है या उच्च नगरीकरण है या अशिक्षित है या शिक्षित है या उच्च शिक्षित है, यहां पर जो कार्य है वो प्राथमिक है या द्वितीयक, तृतीयक है, पंचम है। देश देख लीजिए आप, यहां पर भारत कहां पर आएगा? भारत, चीन यहां पर आ रहे हैं, द्वितीयक अवस्था के अंतिम चरण में आ रहे हैं। और यहां पर यूरोप का जर्मनी, इंग्लैंड, एशिया का जापान, सिंगापुर और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस सीमा में आ रहे हैं, लास्ट वाली में। और ये कैसी अवस्था है? यहां पर जन्म दर मृत्यु दर ज्यादा हो गई है। यहां पर समस्या हो गई है, वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। आप इसको देखिएगा। बाकी मैंने इसकी अवस्था बता रखी है, ये पूर्व आधुनिक अवस्था है, ये आधुनिक अवस्था है और ये औद्योगिक अवस्था है, इनको कहते हैं। किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने कुछ अलग से बताया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, अगला पढ़ते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत दिया गया भैया थॉमस मोल्टन महोदय ने दिया, थॉमस मोल्थस ने दिया है। कब दिया है? 1798 में दिया है। कब, किस किताब में दिया है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी में दिया है। क्या कहा है उन्होंने 2 फैक्टर लिए हैं, एक तो लिया है जनसंख्या और एक लिया है संसाधन। संसाधन में क्या लिया है? खाद्यान्न लिया है। वो कहते हैं किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, एक
2 4 8 16। जबकि संसाधन कैसे बढ़ते हैं? समांतर रूप से 1 2 3 4। और बोला अगर ऐसा ही चलता रहा तो 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी? वहां की दुगुनी हो जाएगी। तो 200 वर्ष के अंदर वहां की जनसंख्या और संसाधन में 256 अनुपात 9 हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा? 256। यानी ये मान लीजिए कि 256 तो लोग हैं और रोटी कितनी है? 9 खाद्यान्न। अब बताइए क्या हाल होगा? अब क्या होगा? तो वो बताते हैं आगे कि जनसंख्या वापस कम होगी। और कम कैसे होगी? केवल प्राकृतिक रूप से कम। प्राकृतिक रूप मतलब आपदा से, महामारी से, या कोई स्वयं पे नियंत्रण करे व्यक्ति तो कम होगी। तो ये क्या सही है क्या? नहीं। तो इन्होंने वैज्ञानिक तरीकों को नजरअंदाज किया। ये इस सिद्धांत की असफलता है। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है? परिवार नियोजन है, स्त्री बालिका शिक्षा है, पढ़ रहे हैं अपना इनसे। देरी से विवाह है और कानूनी उपाय है, सरकारी नौकरी में 2 संतान की बाध्यता, जागरूकता कार्यक्रम। ये सभी वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया। अगर नहीं आया तो इसका पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं जो मैं पहले डाला हुआ है। और शाम को मिलेंगे वापस उन वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ में जिसमें जवाब आपको भी देना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।